तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट टर्म पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स अपन पढ़ रहे थे उसमें लास्ट टर्म में अपन ने देखा था कि जो जेनेटिक्स है इट मीन जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होंगे, किस प्रकार से जाएंगे, स्थानांतरण होंगे, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन जेनेटिक्स कहते हैं। तो अपन ने देखा था कि ये जो पीरियड है ये एक्सपेरिमेंटल जो पीरियड था जिसमें पता लग रहा था कि किस प्रकार से लक्षण जो हैं वो अगली जनरेशन के अंदर जा रहे हैं। तो उस पीरियड को अपन ने तीन टाइप से डिवाइड कर दिया था, प्री मेंडलिज्म पीरियड, मेंडलिज्म पीरियड और पोस्ट मेंडलिज्म पीरियड के बारे में। तो आज अपन इसको डिटेल रिव्यूज का यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि किस प्रकार से अपन ने इसको डिफरेंट टाइप के अंदर क्लासिफाई किया। चलिए, तो ये कुछ थ्योरीज के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो अपन बात कर रहे थे प्री मेंडलिज्म पीरियड की, यानी ऐसा पीरियड कि जिसके अंदर मेंडल से पहले के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मेंडल था तो मेंडल ने क्या कहा कि जेनेटिक क्या चीज होती है कि जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर है, सपोज दैट कोई कैरेक्टर ए है, ये कैरेक्टर ट्रांसफर होके कहां चला जाए, ये कैरेक्टर ए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चला जाए। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? मेंडल के द्वारा। बट ऐसा नहीं था कि मेंडल ही सब कुछ था। मेंडल से पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि इस चीज पे काम कर रहे थे कि किस प्रकार से जो कैरेक्टर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जा रहे हैं। बट इनको स्टडी इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यह वेरीफाइड नहीं थे। ये एक प्रकार से थ्योरी थी, सिर्फ वेरीफाइड नहीं था इसके अंदर कि किस प्रकार से ये चीजें हो रही है। तो इसमें पहला है वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी। ठीक है, ये वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी पाइथागोरस के द्वारा दी गई। पाइथागोरस को तो सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स के स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर डील करते थे। पाइथागोरस परमेपिन के द्वारा दी गई। इनके द्वारा जो आकृति होती थी उनको विशेष रूप से बताया गया। इसके द्वारा क्या होता था, वेपर मॉलिक्यूल जो कि मेल के ब्रेन से डेवलप होकर नर्व्स से बाहर निकलकर संतति का निर्माण करता है। यानी ये पाइथागोरस क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यहां पर कोई वेपर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो मेल के ब्रेन से निकलकर, यानी मेल का जो ब्रेन पार्ट है उसमें डेवलप होता है और नर्वस से होता हुआ बाहर निकल जाता है और संतति का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये थ्योरी सुनने में अटपटी लग रही है कि ऐसा क्या हो सकता है कि कोई वेपर मॉलिक्यूल से उसके द्वारा कोई नई जनरेशन का निर्माण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसलिए ये वेरीफाइड नहीं था, एक प्रकार से सिर्फ थ्योरी थी, इसलिए इसको यहाँ पे कैंसलाइज कर दिया गया। नहीं देखा जाता कि इसमें स्टडी किस प्रकार से होती है। अगला है सीमन थ्योरी। इसके बाद जो थ्योरी आई सीमन थ्योरी, ये थोड़ी सी फिर भी वेरिएबल थी। इसको पढ़ के ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये एपिडोकलेक्स नामक साइंटिस्ट ने दी थी। ये क्या कहता है कि मेल एंड फीमेल में सीरम का डेवलपमेंट होता है। सीरम का मतलब जिसको अपन बोलते हैं वीर्य का डेवलपमेंट होता है जिससे संतति का निर्माण होता है। ठीक है, यानी ये जो सीरम है इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है। ये यहां तक बात ठीक है, बट क्या ये जो फीमेल थी इसमें भी सीरम का निर्माण होता है? ठीक है, मेल तक तो ये बात वेरीफाई करती है कि जो मेल होता है वो क्या करता है, वीर्य या फिर सीरम का डेवलपमेंट करता है। तो क्या फीमेल के अंदर भी ये जो सीरम है, ये जो वीर्य पाया जाता है? तो वर्तमान समय में अपन प्रेजेंट टाइम में देखें तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं जिसको अपन अंडाणु या अंडे कहते हैं। ठीक है, सीरम किसमें होता है, सिर्फ मेल के अंदर होता है। अगला अरिस्टोटेलिक थ्योरी, यानी अरिस्टो के द्वारा दी गई थ्योरी थी ये। यहां पर मेल का सीरम एक प्रकार का ब्लड होता है जिसमें संतति निर्माण की क्षमता होती है। फीमेल का वीर्य या सीरम पोषण का कार्य करता है। अब ये अरिस्टो क्या कहता है, अरिस्टो कहता है कि जो मेल है ना उसका सीरम एक प्रकार से क्या होता है, ब्लड होता है। बट वर्तमान में जब अपन देखते हैं तो इस प्रकार का नहीं पाया जाता। ये किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं होता, एक लिक्विड फ्लूइड होता है। और फीमेल का जो सीरम होता है ये पोषण का कार्य करता है। ये भी वेरीफाइड नहीं है क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई जाती। इसी प्रकार से अगले जो वैज्ञानिक आए जिन्होंने थ्योरी दी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, इसको अपन स्वयंब्रम के नाम से जानते हैं। स्वयंब्रम साइंटिस्ट ने इसको दी थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इन्होंने क्या करा, इस प्री फॉर्मेशन थ्योरी के अंदर कहा
कि इनके अनुसार जो रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एडल्ट का एक छोटा प्रतिरूप या फिर कॉपी छुपी होती है, जो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद के अंदर स्पष्ट होती है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है ना, यानी जिनसे नई संतति बनेगी, उसमें पहले से ही कोई ऐसी कोशिकाएं विद्यमान है जो कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है। ये बात सही तो है कि उन सेल्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट सेल की कैपेसिटी होती है, बट ये फिर भी वेरीफाइड नहीं था। इसके बाद पार्टिकुलर थ्योरी या जिसको अपन बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी भी बोलते हैं, ये मॉब्ड्रक्स नामक साइंटिस्ट ने दी थी। इनके अनुसार क्या कहते हैं कि शरीर के अंदर छोटे छोटे जो क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्टिव एज के समय क्या होते हैं डेवलप हो जाते हैं, जिनसे नई संतति का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये कुछ थ्योरीज हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से वर्क करती है या इसमें कौन कौन सी थ्योरी होती है। इसके बाद आएगी मेंडलिज्म थ्योरी, जिसमें अपने स्पेशली स्टडी करेंगे किसकी, मेंडल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखते हैं, इसको राइट डाउन कर लेना।